सोरियासिस और फंगल इन्फेक्शन, कई लोगों को इसमें काफ़ी जो है कन्फ्यूजन रहता है कि ये कौन सी कंडीशंस हैं। कई बार हमारे पास सोरियासिस के पेशेंट्स आते हैं जो बहुत सारी जगहों में फंगल इन्फेक्शन की तरह ट्रीट हो रहे होते हैं और उनकी बीमारी बढ़ रही होती है। तो बेसिकली दोनों ही बीमारियां बिल्कुल भिन्न हैं। फंगल इन्फेक्शन एक छोटा सा इन्फेक्शन है जो फंगस द्वारा डेवलप करता है। उसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है, ट्रीटमेंट के बाद वो प्रॉपरली क्योर हो जाता है। जबकि सोरियासिस एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, यानी इसमें हमारे जेनेटिक लेवल पे कुछ इश्यूज़ होते हैं जो बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ट्रिगर्स जैसे कि ड्रग्स, जैसे कि कोई केमिकल एक्सपोजर, बहुत सारी मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स के फॉर्म में, या आनुवांशिक रूप से आपकी फैमिली में रन कर रहा है तो आपके बच्चों में इस तरीके से डेवलप करता है। तो क्योंकि सोरियासिस एक ऑटो इम्यून सिचुएशन है, इसलिए ये लंबी बीमारी होती है, ये क्रोनिक होती है, इसमें कई बार पूरी तरह से क्योर नहीं हो पाता। तो हम लोग ये पेशेंट को हमेशा बोलते हैं कि सोरियासिस एक तरह का लाइफस्टाइल डिजीज़ की तरह डेवलप करता है। आपका पूरा का पूरा जो लाइफस्टाइल है कि आपका स्लीप पैटर्न अच्छा है कि नहीं, आप क्या दवाइयाँ ले रहे हैं, आपका एक्सरसाइज वगैरह है कि नहीं, उन सब का फ़र्क जो है एक सोरियासिस पेशेंट के स्किन कंडीशन पे पड़ता है। अब अगर हम बात करें कि हम उसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि ये सोरियासिस है या ये फंगल इन्फेक्शन है, तो सोरियासिस पेशेंट्स में हमेशा जो चर्म पे जो आपको जो चेंजेस दिखेंगे आपके स्किन में, उसमें सफ़ेद रंग की पपड़ी बनती है। सफ़ेद रंग की पपड़ी बार बार निकलती रहती है, खुजली होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमेशा खुजली रहेगी। साथ ही ये कुछ खास जगहों पर ही ज़्यादातर टाइम पे शुरू होता है, जैसे कि ज़्यादातर लोगों के हाथ पैर के तलवों में स्टार्ट हो सकता है, या कोहनियों पे ये दिखाई देगा, या घुटने पे दिखाई देगा, या सिर पे दिखाई देगा। ज़्यादातर समय में ये फेस वगैरह पे नहीं होता, जबकि फंगल इन्फेक्शन हमारे ऐसे हिस्सों में ज़्यादा होता है जहाँ पे वाटर कंटेंट हो, यानी कि जहाँ पसीना ज़्यादा रुकता हो। तो आपको फंगल इन्फेक्शन आपके प्राइवेट पार्ट्स में, आपके जो है अंदरूनी हिस्सों में ज़्यादा होगा। सोरियासिस जो है वो आपके स्लो रिस्पॉन्डिंग डिजीज़ होती है, यानी ये धीरे धीरे रिस्पॉन्स करती है। इसमें रिस्पॉन्स आने में भी समय लगता है, और रिस्पॉन्स जब स्किन में आ जाता है तो उसको मेंटेन करने में भी काफ़ी समय लगता है। सोरियासिस का कोई एक कारण हम नहीं पिन पॉइंट कर सकते। ज़्यादातर सिचुएशंस में सोरियासिस के पेशेंट्स में कुछ खास जेनेटिक डिफेक्ट्स पाए जा सकते हैं, जैसे कि एक खास तरह की जीन होती है जिसे हम SOR1 या SOR2 जीन्स बोलते हैं। ऐसे पेशेंट्स जो कि SOR1 या SOR2 जीन्स जिनमें है, उनमें चांसेस होता है कि सोरियासिस उनमें डेवलप करेगा। यानी हमारे पास जीन लेवल पे कुछ इश्यूज़ हैं, और उसके ऊपर उनको आपके शरीर में डेवलप करने के लिए कुछ ट्रिगर्स की ज़रूरत होती है। तो वो ट्रिगर कभी भी बॉडी में, जीन तो बचपन से प्रेजेंट है, बट वो ट्रिगर कभी भी हो सकता है। कोई एनवायरमेंटल स्ट्रेस के फॉर्म में हो सकता है, कभी किसी को कोई लंबी बीमारी हो गई है उसके बाद हो सकता है, कभी कभी कुछ सिंपल वायरल इन्फेक्शंस के बाद भी पेशेंट में सोरियासिस स्टार्ट हो सकता है। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ भी हैं जो सोरियासिस को ट्रिगर कर सकती हैं। तो इसके पीछे कोई ऐसा स्पेसिफिक कारण नहीं पाया गया है, लेकिन ज़्यादातर कंडीशंस में ये आपकी फैमिली में रन कर सकता है, क्योंकि वो जीन्स आपकी फैमिली में रन कर सकते हैं। और साथ में बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के ट्रिगर्स जो होते हैं वो इस डिज़ीज़ को डेवलप करने में या आगे बढ़ने में मदद करते हैं। जो मेन कारण होता है वो स्किन में क्या होता है कि परत जो स्किन की है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती है सोरियासिस में, इसीलिए स्किन में एक ख़ास तरह का थिकनिंग आता है, स्किन मोटी हो जाती है, लाल हो जाती है, ढेर सारी पपड़ी बननी शुरू हो जाती है। इसमें मुख्य कारण स्किन में रूखापन आना भी होता है। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको सोरियासिस है, इन्हें हम बोलते हैं कि अपने स्किन को कभी भी रूखा नहीं रखना है। जितना हो सके हमें उसके ऊपर नारियल तेल लगाकर या मॉइस्चराइज़र लगाकर उसको मुलायम रखना है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सोरियासिस एक हमारी अंदरूनी बीमारी है, ऑटो इम्यून बीमारी है, जो बहुत सारे ट्रिगर्स द्वारा डेवलप कर सकती है। सोरियासिस के जो लक्षण हैं उसमें हम सोरियासिस को डिवाइड कर सकते हैं कि वो सिर्फ स्किन में है,
स्किन में भी वो कितना % बॉडी एरिया इन्वॉल्व कर रही है। जैसे कुछ लोगों में आप देखेंगे कि सालों तक सिर्फ हाथ पैर में ही सोरियासिस रह सकता है, कुछ लोगों में सिर्फ सिर में रह सकता है, कुछ लोगों में पूरे शरीर में फैल जाता है। तो उस हिसाब से हम सोरियासिस को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जैसे कि पामोप्लांटर सोरियासिस या स्कैल्प सोरियासिस, या सिर्फ नाखून के अंदर है तो नेल सोरियासिस, या अगर पूरी बॉडी में फैल रहा है तो जनरलाइज सोरियासिस भी हम उसको बोलते हैं। कुछ खास तरह का सोरियासिस होता है जो हमारे अंदरूनी हिस्सों में भी हो सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है फंगल इन्फेक्शन से इसको अलग करने में, उसको हम फ्लेक्सुरल सोरियासिस बोलते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पर या कुछ पेशेंट्स जिन्हें गलती से सोरियासिस में स्टेरॉइड द्वारा ट्रीटमेंट दे दिया गया है, उनमें एक सोरियासिस का एक डिफरेंट वैरायटी डेवलप कर सकता है जिसको पस्ट्युलर सोरियासिस बोलते हैं। यानी कि सोरियासिस कहाँ पर है उस हिसाब से उसके लक्षण हो सकते हैं। जैसे अगर सिर के अंदर है तो सिर के अंदर पपड़ी बनेगी, वहाँ से बाल झड़ सकते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुजली हो सकती है। नाखून के अंदर अगर सोरियासिस है तो उसमें छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं जिनको हम नेल पिटिंग बोलते हैं। अगर हमारे पूरे शरीर में सोरियासिस फैल चुका है तो वो और ज़्यादा जो है खतरनाक हो सकता है, क्योंकि पपड़ी के फॉर्म में हमारे शरीर का प्रोटीन भी जा रहा होता है, तो उन पेशेंट्स में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम सिचुएशंस आ सकती हैं। इसीलिए देखा गया है कि सोरियासिस अगर पूरे शरीर में है और किसी बुज़ुर्ग ख़ास तौर से जिनको ब्लड प्रेशर या शुगर की समस्या है, उनमें बहुत सीवियर जो है प्रॉब्लम्स डेवलप कर सकती हैं। जैसे कि उसमें एक ख़ास तरह की दिक्कत आती है जिसको हम एरिथ्रोडर्मा बोलते हैं। तो लक्षण की अगर हम बात करें तो वो जगह के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है, पर जो मेन जो सब चीज़ जगहों पे एक कॉमन चीज़ देखने को मिलती है वो होती है कि सफ़ेद परत का बनना और उसका बार बार शरीर से झड़ना, जिसकी वजह से पेशेंट को वीकनेस फील हो सकती है, जिसकी वजह से इस पेशेंट को पूरे शरीर में जलन महसूस हो सकती है। इसके अलावा कभी कभी सोरियासिस आपके सिर्फ स्किन पर नहीं होता, हमारे सिर्फ चमड़ी पे नहीं होता, बल्कि हड्डियों को इन्वॉल्व करता है। तो जब सोरियासिस हड्डियों को इन्वॉल्व करता है उसको हम सोरियाटिक आर्थराइटिस बोलते हैं। उसमें आपको आपके हड्डियों में दर्द महसूस हो सकता है और धीरे धीरे हड्डियां पूरी तरह से जो हैं वो गलने भी लगती हैं। तो हाथों में और उंगलियों में आपके डिफॉर्मिटी जो हम बोलते हैं, जहां उंगलियां टेढ़ी हो गई हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। घरेलू उपचार सोरियासिस के लिए कारगर हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों को करके हम अपने सोरियासिस को बढ़ने से ज़रूर रोक सकते हैं। उसमें सबसे जो मुख्य है वो ये है कि आपको अगर सोरियासिस की समस्या है और वो अभी कंट्रोल में है, दवाइयों द्वारा आपकी सोरियासिस कंट्रोल में आ चुकी है, तो आपको अपनी चमड़ी का बहुत ध्यान रखना है। अपनी चमड़ी पे कोई भी केमिकल जैसे प्रोडक्ट्स जैसे कि डाई हो गया, कलर्स या जो डाई हम बालों में यूज़ करते हैं, इन सब को नहीं लगाना चाहिए। कोई भी दवाई खाने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछना चाहिए। घरेलू उपचार में हम लोग जो पेशेंट्स ठीक रहते हैं उनको नारियल तेल लगाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि जितना हम नारियल तेल लगाते हैं उतना हमारे स्किन में रूखापन कम होता है, उतना चांसेस सोरियासिस के बार बार उभरने के कम रहते हैं। बाहरी जो इलाज है उससे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि पेशेंट अपना लाइफस्टाइल कैसा रख रहा है, जैसे कि शराब नहीं पीना, सही तरीके से योगा या ध्यान करना, मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए सोरियासिस के पेशेंट्स को। तो जितना स्ट्रेस कम रहेगा, जितना अच्छा उनका खान पान शुद्ध जो है खाना होना चाहिए, ज़्यादा बाहरी या केमिकल्स एडेड जो सामान होते हैं उनको नहीं उन्हें खाना चाहिए, और ठीक से उनकी नींद पूरी होनी चाहिए। यानी एक स्ट्रेस फैक्टर जो होता है बॉडी का उसको कम करना है और अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है। ये दो मेन चीज़ें हैं जो पेशेंट्स घर पे कर सकते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स कहते हैं कि ये ठीक तो हो नहीं रहा है, स्किन ऊपर से ठीक हो जाती है लेकिन फिर तो वापस आ जाता है, तो क्या ज़रूरत है दवा करने की। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर आप सोरियासिस का टाइमली इलाज नहीं कर रहे हैं या सही इलाज नहीं कर रहे हैं, कई बार लोग स्टेरॉइड के इंजेक्शंस ले रहे होते हैं सोरियासिस में, तो वो आपका जो सोरियासिस किसी पर्टिकुलर जगह पर ही था
वो और बढ़ के पूरे शरीर को इन्वॉल्व कर सकता है। जितना ज़्यादा एरिया बॉडी का सोरियासिस में इन्वॉल्व होता है, उतना ही ज़्यादा उसके ट्रीटमेंट में हमें दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स अलग से मैनेज करने पड़ते हैं। सोरियासिस अगर पूरी तरह से शरीर में फैल गया है तो प्रोटीन लॉस इतना ज़्यादा हो रहा होता है कि पेशेंट को प्रोटीन लॉस की वजह से मेटाबॉलिक डिजीज़ेस हो सकती हैं। उसको स्किन में प्रोटीन लॉस होने की वजह से और स्किन का जो प्रॉपर फंक्शन है वो हैम्पर होने की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो ये सारे इश्यूज़ हम देख सकते हैं। और साथ में कभी-कभी लंबे टाइम तक सोरियासिस होने के साथ वो हड्डियों में पहुंच जाता है, तो हड्डियों में परमानेंट डैमेज क्रिएट कर सकता है। सोरियासिस के जो उपचार हैं, जब हम सोरियासिस के पेशेंट को मिलते हैं तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि कहाँ का सोरियासिस है। उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि शरीर का कितना हिस्सा सोरियासिस में इन्वॉल्व हो चुका है। तो उसको हम लोग मेजरली 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर देते हैं कि अगर 10% से कम हिस्सा शरीर का इन्वॉल्व है तो हम कोशिश करते हैं कि हम जो मलहम के तौर पे आती हैं, यानी क्रीम्स, लोशंस वगैरह की मदद से पेशेंट को ठीक करने की कोशिश करते हैं। 10% से ज़्यादा अगर शरीर का हिस्सा इन्वॉल्व है तो उस केस में खाने की दवाइयाँ दी जाती हैं। ज़्यादातर ये दवाइयाँ इम्यूनोसप्रेसिव होती हैं, क्योंकि हमारा सोरियासिस में इम्यून सिस्टम जो है वो गड़बड़ काम कर रहा होता है। तो इन दवाइयों को कभी भी बिना डॉक्टर के परामर्श के नहीं लेना चाहिए। इन दवाइयों को डॉक्टर के जो है निगरानी में ही लेना चाहिए। उसके साथ जो भी ब्लड टेस्ट हर दवा के साथ ज़रूरी हैं उनको टाइम टाइम से करवाना चाहिए। सोरियासिस का खान पान से बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं पाया गया है। जो भी रिसर्च हुए हैं उनमें यही देखा गया है कि ज़्यादातर खान पान का बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप एक हेल्दी खाना खा रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल ठीक है, आप खाना ठीक से खा रहे हैं। हेल्दी खाने का मतलब है कि हमारे खाने में जो भी तत्व होने चाहिए, जैसे कि प्रोटीन्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, वो आप डिफरेंट फॉर्म में ले रहे हैं, तो वो मोर और लेस ठीक ही रहता है। जो प्रॉब्लमेटिक देखा गया है, कुछ सिचुएशन में पाया गया है कि कच्चा लहसुन, प्याज कहीं कहीं पे इम्प्लिकेट किया गया है कि उसको खाने से सोरियासिस बढ़ सकता है। या हम लोग ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं, जो बाज़ार से एडेड होते हैं प्रिजर्वेटिव्स के साथ, जो पैक्ड फूड आता है, उसको हम लोग सोरियासिस के पेशेंट्स को खाने से मना करते हैं। क्योंकि सोरियासिस एक इम्यून सिस्टम डिजीज़ है, तो इसमें अदर इम्यून सिस्टम डिजीज़ेस के होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो उस केस में हम पेशेंट को टेस्ट करते हैं। ज़्यादातर लोगों को थायराइड प्रॉब्लम्स या डायबिटीज़ प्रॉब्लम्स या ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स साथ में मिल सकती हैं। उसके लिए फिर ख़ास तौर के खान पान का ध्यान रखा जाता है। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है जिसको हमें अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। सोरियासिस कभी भी उस पेशेंट को छूने से, उसके कांटेक्ट में रहने से नहीं फैल सकता। सोरियासिस हमारे इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम है। जैसे कि एक डायबिटीज़ या शुगर का मरीज़ होता है, एक ब्लड प्रेशर का मरीज़ होता है, जैसे थायराइड का मरीज़ होता है, इन सभी में इम्यून सिस्टम लेवल पे प्रॉब्लम होती है। वैसे ही सोरियासिस में भी इम्यून सिस्टम लेवल पे प्रॉब्लम होती है। इसलिए सोरियासिस कभी भी कांटेक्ट के थ्रू, आप आसपास एक दूसरे से छूने से, एक दूसरे के साथ रहने से, उसके साथ खाना शेयर करने से कभी भी नहीं फैलता।